Welcome, my dear students, to another session on simple interest. And if you've not already subscribed to the YouTube channel, make sure to subscribe it as well as press the bell icon. If you're liking the content of this channel, then make sure to share with others as well. ठीक है, बाकी फ्रेंड्स से भी अपने शेयर करो और ग्रुप्स पे भी जहाँ पे भी यू आर रेगुलर यू कैन ऑल्सो शेयर as well about the channel, about the videos. Okay, so first question: the simple interest on a principal is rupees 2500 in 10 years. If the initial principal is increased by 20% at the end of first 5 years, it is further increased by 30% of the initial value after 5 more years. So you have to find the total simple interest amount in 15 years. तो इनिशियली प्रिंसिपल हमारा क्या है वो हमें पता तो नहीं है, बट सिंपल इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल इज ₹2500. ठीक है, द प्रिंसिपल इज चेंज्ड आफ्टर 5 years. इनिशियल जो प्रिंसिपल का वैल्यू था वो 20% से इंक्रीज कर जाएगा आफ्टर 5 years. Then it will increase further by 30% after 5 more years. ठीक है, सो फर्स्ट 5 years में प्रिंसिपल डिफरेंट है, नेक्स्ट 5 में डिफरेंट है और फिर लास्ट 5 में भी डिफरेंट है. टोटल 15 years है. वी नीड टू आइडेंटिफाई टोटल सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट. तो सिंपल इंटरेस्ट हमें 10 years का गिवन है एट द इनिशियल प्रिंसिपल वैल्यू, दैट इज ₹2500. तो यहाँ से 1 year का सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, दैट विल बी ₹2500 डिवाइडेड बाई 10. सो यानी कि ₹250 आ जाएगा, ₹250 आ जाएगा. या फिर ऐसे भी देख सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली हमें सारी कैलकुलेशन 5 years में करनी है, तो इसको ₹250 पर ईयर के हिसाब से भी निकाल सकते थे. या फिर ऐसा भी सोच सकते हो कि 5 years में तुम्हारा इंटरेस्ट कितना मिलेगा. 5 years में मिलेगा तुमको 1250, डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो ₹1250 विल बी सिंपल इंटरेस्ट इन 5 years. क्लियर. तो फर्स्ट 5 years में सिनारियो क्या है? इन द फर्स्ट 5 years प्रिंसिपल वही है, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट भी वही रहेगा. तो फर्स्ट 5 years का सिंपल इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा ₹1250. क्लियर. नेक्स्ट 5 years में प्रिंसिपल चेंज किया जा रहा है, प्रिंसिपल इज इंक्रीजिंग बाय 20%. एंड सिंस रेट परसेंट सेम है, इवन टाइम पीरियड भी सेम है, 5 years ही है, अगर रेट परसेंट और टाइम पीरियड दोनों ही सेम है तो सिंपल इंटरेस्ट विल बी प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल. और प्रिंसिपल अगर 20% से इंक्रीज किया है तो तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट भी 20% से इंक्रीज करेगा. तो बस 20% बढ़ा दो. 1250 का 20% यानी 1/5 होगा 250 होगा. तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर द नेक्स्ट 5 years दैट विल बी 1250 प्लस 20% इज 250. तो ₹1500 आ जाएगा. दैट विल बी ₹1500. नाउ इन द लास्ट 5 years अगेन देयर इज अ चेंज, बट चेंज कितना हो रहा है प्रिंसिपल में? प्रिंसिपल इज बीइंग फर्दर इंक्रीज्ड बाय 30% ऑफ द इनिशियल वैल्यू. तो 30% ऑफ द इनिशियल वैल्यू से इंक्रीज कर रहा है. इनिशियल वैल्यू 1250 था, इसका 30% इंक्रीमेंट कर रहे हैं हम. तो 1500 ऑलरेडी हो चुका है, बट अब हम 30% और इंक्रीमेंट करेंगे. और अगर 30% प्रिंसिपल में इंक्रीमेंट होगा तो वही इंक्रीमेंट हमारा सिंपल इंटरेस्ट में होगा. 5 years के लिए टाइम पीरियड भी सेम है. ठीक है, सो हम 30% और इंक्रीमेंट करेंगे, बट ध्यान ये देना दिस इज 30% ऑफ इनिशियल, क्योंकि इनिशियल का 30% है. दैट इज वाई इनिशियल जो हमारा टोटल 5 years का सिंपल इंटरेस्ट था उसमें ही हम 30% इंक्रीज करेंगे. ठीक है, उसका 30% ऐड करेंगे इस 1500 में. क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, तो 1500 का 30% नहीं ऐड करना है हमको, वी हैव टू ऐड 1250 का 30%, और दैट विल बी 375. तो 375 हम इफेक्टिवली और ऐड कर देंगे इसमें. या ऐसे सोच सकते हो कि इनिशियली ऑलरेडी हमारा ₹1250 था सिंपल इंटरेस्ट, पहले 20% इंक्रीज किया, फिर 30% भी उसी इनिशियल वैल्यू का इंक्रीज किया, तो 20 प्लस 30 यानी कि 50% का इंक्रीज हो गया ओवरऑल. तो 50% से इंक्रीज कर दो 1250 को, तो 1875 आ जाएगा. ठीक है, चाहे किसी भी तरह से समझो, 1875 हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा फॉर द लास्ट 5 years. ₹1875. और ये टाइम पीरियड सारे के सारे सेम है. अगर नहीं सेम होते तो फिर हमें पर ईयर इंटरेस्ट के हिसाब से कैलकुलेशन करना होता. ठीक है, ₹250 था हमारा, उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन करते हैं. बट यहाँ पे तीनों केसेस में हमारा जो टाइम पीरियड है दैट इज 5 years 5 years 5 years, दैट इज वाई हमने कैलकुलेशन वैसे ही रखा है. तो टोटल हमारा वैल्यू आ जाएगा, दिस इज 50 प्लस 75 125, 25 बच गया, 1 कैरी हो गया, 13 प्लस 15 28 प्लस 18 46. तो ₹4625 विल बी अवर सिंपल इंटरेस्ट फॉर 15 years. दैट इज ऑप्शन सी. इज दैट पार्ट क्लियर? ठीक है, तो आंसर आ जाएगा हमारा ₹4625. कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं.
if x, y, and z are three sums of money such that y is the simple interest on x and z is the simple interest on y for the same time and at the same rate of interest, then what is the relationship between x, y, and z? Now इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि टाइम सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है. तो अगर टाइम इज सेम and the rate of interest is same, in that case simple interest is proportional to principal, or we can say we know that simple interest हमारा क्या होता है, principal into rate percent into time. तो simple interest divided by principal is rate percent into time, और अगर rate percent और time दोनों ही केसेस में सेम है तो जो रेशियो है हमारा simple interest और principal का ये सेम होगा. दिस रेशियो विल बी सेम इन बोथ केसेस. क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो कि बोथ केसेस में ये जो रेशियो है हमारा सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का ये सेम होने वाला है. और अगर ये सेम होने वाला है, पहले वाले केस में सिंपल इंटरेस्ट कितना है, y है सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल है x, तो सिंपल इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल विल बी y अपॉन x. सेकेंड केस में z है सिंपल इंटरेस्ट और y है प्रिंसिपल, तो z अपॉन y. दिस शुड बी इक्वल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड. दैट विल बी आवर रिलेशनशिप. ऑप्शन डी विल बी द आंसर. इजी क्वेश्चन. y स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्स जेड. क्या ये बात क्लियर होता है? ठीक है. और ये तब है जबकि सिंपल इंटरेस्ट हमें वैल्यू गिवन था. ऐसा भी हो सकता था क्वेश्चन क्या था कि टोटल अमाउंट हमारा एक्स है या टोटल अमाउंट हमारा वाई है और हमारा जो प्रिंसिपल है दैट इज एक्स. ठीक है, टोटल अमाउंट वाई है और प्रिंसिपल एक्स है. सेकेंड केस में टोटल अमाउंट जेड है और प्रिंसिपल वाई है. बट इवन उस केस में भी अल्टीमेटली हम क्या करते हैं, अगर टोटल अमाउंट की वैल्यू गिवन होता, ठीक है, तब भी फर्क क्या पड़ता. अगर टोटल अमाउंट गिवन है, टोटल अमाउंट क्या है, टोटल अमाउंट इज सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल. और अगर यहाँ पे तुम रेशियो लोगे, ठीक है, यहाँ पे पी से रेशियो लोगे तो क्या अल्टीमेटली यहाँ पे भी 1 प्लस सिंपल इंटरेस्ट बाई पी नहीं बन जाना है. और ये भी दोनों केसेस में सेम ही तो होगा. तो स्टोरी यहाँ पे भी वही सेम होता, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड का ही रिलेशनशिप आता. बट फर्क समझ में आना चाहिए कि इस केस में हमें कैलकुलेशन कैसे करना था. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. अ पर्सन इन्वेस्टेड ₹80,000 इन 3 डिफरेंट स्कीम्स ए बी एंड सी. 3 स्कीम्स हैं ए बी सी. ₹80,000 इन्वेस्ट किया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट है 7.5%, 9% and 21% respectively. The amount invested in the scheme C is equal to 125% of the amount invested in scheme A. तो amount invested in scheme A और amount invested in scheme C का रिलेशनशिप का रेशियो आपस का गिवन है हमें. एंड रेस्ट अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन स्कीम बी. ए और सी का रेशियो गिवन है, बाकी बचा हुआ अमाउंट बी में है. बट सिर्फ रेशियो पता है हमें, टोटल अमाउंट तो पता है, बी में कितना अमाउंट है ये नहीं पता है. तो ए और सी में इंडिविजुअली कितना अमाउंट है ये तो हम पता नहीं लगा पाएंगे. फाइन. इफ द टोटल अमाउंट बिकम्स ₹107,000, ठीक है, मतलब कि अभी इतनी इंफॉर्मेशन से पता नहीं लगा पाएंगे, बाकी अल्टीमेटली तो पता लग जाएगा. तो टोटल अमाउंट हमारा कितना बन जा रहा है, दैट इज 1,07,000 और दैट इज इन अ पीरियड ऑफ 2.5 ईयर्स. तो 2.5 ईयर्स के बाद में दैट इज टोटल अमाउंट. तो यहाँ से हमें टोटल सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू निकल आएगी. तो अमाउंट ही रिसीव्ड, ही इन्वेस्टेड इन स्कीम्स ए एंड सी क्या होगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है. ओके, सो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू निकाल लेते हैं. सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है हमारा 2.5 ईयर्स में 1,07,000 माइनस 80,000, तो दैट विल बी 27,000. बट हमें चाहिए 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि सारी बातें परसेंटेज में है और कुछ हमें करना पड़ेगा जुगाड़. अल्टीमेटली 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 27,000 बाई 5/2, क्योंकि 5/2 ईयर्स का है. दैट विल बी 10,800, 5,400 इंटू 2, 10,800 आ जाएगा. 10,800 रुपीज इज सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर. और 80,000 पे मिल रहा है ये, तो रेट परसेंट क्या आएगा, रेट परसेंट हो जाएगा 80,000, अरे इंटरेस्ट ऊपर आएगा ना, ठीक है, 10,800 बाई 80,000. इंटू 100. यहाँ डायरेक्टली तुम लिख सकते हो 1% कितना होगा 800, तो डिवाइड बाई 800 कर लोगे. वैसे भी 2 जीरो हटने वाले हैं, बट इतना लिखने की बजाय स्ट्रेट अवे लिखोगे. ठीक है, तो अब यहाँ पे ये 2 जीरो भी इस 2 जीरो से हट जाएंगे, तो 108/8 हो जा रहा है, विच इज 27/2, विच इज 13.5%. तो हमारा रेट परसेंट आ जा रहा है 13.5% ओवरऑल का, ओवरऑल का. बट 3 वैल्यूज है, 7.5%, 9%, 21%. तो 3 पे एलिगेशन तो नहीं लगा पाएंगे, 3 पे वेट एवरेज भी लेंगे तो भी चीजें कॉम्प्लेक्स होंगी. हमें कुछ और चीजें पता है. एक चीज और पता है कि अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम सी इज इक्वल टू 125% ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम ए. तो स्कीम सी और ए के अमाउंट का बीच का रेशियो पता है, ठीक है. और सी में कितना इन्वेस्ट किया है, 125%, यानी कि 5/4, 5/4, विच इंप्लाइज कि अगर हमने स्कीम ए में इन्वेस्ट किया है 4 यूनिट्स, तो सी में क्या होगा 5 यूनिट्स. और ए का इंटरेस्ट रेट है 7.5%,
और सी का है 21%। और 21% को हम लिख सकते हैं दिस इज 7.5% प्लस 13.5%। ठीक है, अब डेविएशन से हम एवरेज निकाल सकते हैं इसका। तो टोटल ए और सी का मिला के कितना आ जाएगा एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट? एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? दैट मीन 7.5 तो है ही है, प्लस 13.5 इंटू 5 डिवाइड बाई 5+4। तो डिवाइड बाई 5+4 यानी कि डिवाइड बाई 9। और 9 से जाएगा ये, यहाँ पे डेसिमल हटाओगे 0 आ जाएगा, बट 9 से जाएगा ये 1.5 टाइम्स जाएगा। ठीक है, या फिर 15 से काटोगे, यहाँ बचेगा 6, ऊपर बचेगा 9। तो 45/6 15/2 यानी कि दिस इज ऑल्सो 7.5, तो टोटल आ जाएगा 15%। तो स्कीम ए और स्कीम सी में मिला के क्यूमुलेटिवली द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। ए प्लस सी में क्यूमुलेटिवली रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%, बी में रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%, और इफेक्टिवली टोटल सब पे मिला के पूरे अमाउंट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 13.5%। नाउ वी कैन अप्लाई एलिगेशन, और एलिगेशन से हमें टोटल अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन पता चल जाएगा। ए प्लस सी में द इंटरेस्ट इज 15%, बी में इंटरेस्ट है हमारा 9%, और ओवरऑल दिस इज 13.5%। तो 9 को सब्ट्रैक्ट करोगे 13.5 में, दिस बिकम्स 4.5, 15 माइनस 13.5 इज 1.5, सो रेशियो आ गया हमारा 3:1 का। अमाउंट डिपॉजिटेड इन द रेशियो इन ए एंड सी इज 3 यूनिट्स, इन बी इज 1 यूनिट। और क्वेश्चन पूछा है अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम्स ए एंड सी। टोटल अमाउंट आ रहा है हमारा 3 + 1 4 यूनिट्स, और 4 यूनिट्स इज इक्वल टू 80,000। तो 1 यूनिट हमारा आ जाएगा 20,000। तो ए और सी में 3 यूनिट्स है, यानी कि 60,000 विल बी द अमाउंट। 60,000 रुपीज मस्ट हैव बीन इन्वेस्टेड इन स्कीम्स ए एंड सी टुगेदर। क्या ये बात क्लियर होती है? ठीक है, तो बस क्वेश्चन को ढंग से समझना था, और कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसके लिए हमें पर्पजफुली अपना एक स्टेप बाय स्टेप, देखो हर एक क्वेश्चन में क्या है, कई बार स्टार्ट में चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, बट जितना पार्ट तुमको समझ में आ रहा है, जब हम नोन से अननोन की तरफ जा रहे हैं तो सब कुछ तो हमें नहीं पता है, और कई बार शुरुआत में ये भी नहीं पता होगा कि हम जाएंगे कैसे, बट जितना नोन है उससे हम क्या क्या चीज़ें आगे प्रोसीड कर सकते हैं, किस किस स्टेप पे पहुंच सकते हैं, क्या क्या वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तुम उन चीज़ों पे काम करो। जैसे यहाँ पे क्या क्या चीज़ें कर सकते थे, सबसे पहली चीज़ हमें क्या पता थी, हमें पता है टोटल हमारा अमाउंट कितना बन रहा है। टोटल अमाउंट से वी कैन आइडेंटिफाई सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, टोटल सिंपल इंटरेस्ट। फ्रॉम दैट वी कैन आइडेंटिफाई 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, और टोटल प्रिंसिपल की वैल्यू हमें पता है, उससे हम 1 ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे, 13.5% आ गया। सेकंड चीज हमें पता है ए और सी का रेशियो पता है अमाउंट्स का, और ए और सी का रेट ऑफ इंटरेस्ट का परसेंटेज पता है। सो ए और सी का क्यूमुलेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल पाएंगे, जो हमने निकाल लिया 15%। अब ए और सी का 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया, ओवरऑल का 13.5% है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और बी का रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% हमें पता है। यहां से एलिगेशन लगा के हमने ए और सी और बी का रेशियो पता लगा लिया। ठीक है, हमें इंडिविजुअली ब्रेक नहीं करना है कि ए में कितना अमाउंट है, सी में कितना अमाउंट है, वो भी निकल जाएगा। अब तो निकल जाएगा क्योंकि 60,000 टोटल आ गया, तो वहां से ए और सी का भी अमाउंट हम निकाल लेंगे। ठीक है, बट स्टार्ट में हमारा ये पर्पज नहीं है, हमें कोशिश करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, स्टेप बाय स्टेप चलते जाना। ठीक है, सब कुछ पहले ही स्टेप पे नहीं होगा, पर धीरे धीरे चीजें समझ में आना शुरू होंगी। ठीक है, तो बिल्कुल भी कई सारे बच्चे, जैसे मान लो कि शुरुआत में तुमको प्रॉब्लम हो रहा होगा, या समझ में नहीं आ रही होंगी चीजें, या इशू आया होगा ये कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो वहां पे बस ये चीज ध्यान रखना है कि तुमको पहले एक एक स्टेप आगे बढ़ना है, और फिर तुम्हें चीजें दिखना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A person invested some amount at 12% per annum simple interest and some at 10% per annum simple interest. Receive क्या है इंटरेस्ट ₹260 at the end of the year. कुछ इन्वेस्ट किया है अमाउंट 12% पे, कुछ किया है 10% पे, और इंटरेस्ट हुआ है टोटल ₹260। इफ ही हैड इंटरचेंज द अमाउंट्स इन्वेस्टेड एट 12% एंड 10%, तब फिर उसको ₹8 एक्स्ट्रा मिलता एज इंटरेस्ट। शायद लास्ट सेशन में भी हमने कुछ ऐसा क्वेश्चन किया था, फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड एट 12% पर एनम। ठीक है, 12% पर एनम पे क्या अमाउंट होगा ये हमें यहाँ पे पता लगाना है। ओके, तो मान लेते हैं 12% पे और 10% पे दो अमाउंट्स है, और जब भी हमें ये इस तरह से वैल्यूज निकालना है, क्योंकि परसेंटेज में ये वैल्यूज हैं, तो हमेशा मैंने बताया है कि 100 एज्यूम करो, है कि नहीं, बट यहाँ पे दो अमाउंट है तो तुम एक को 100x मान सकते हो, एक को 100y मान सकते हो। 100 मानने में आसानी क्या है कि अब तुम्हें एक ईयर का अगर इंटरेस्ट निकालना हो, तो एक ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, सिर्फ एक ईयर का 100x अमाउंट है, तो 12% यानी कि 12x हो जाएगा। सिमिलरली सेकंड केस में 100y का 10% यानी कि 10y हो जाएगा। ओके, तो 1 ईयर में कितना मिल रहा है ₹260, और सीधे सीधे इन दोनों को सम करके आ जाएगा 260, तो 12x प्लस 10y दिस इज इक्वल टू 260। सेकेंड सिनेरियो में क्या है कि हमारा अमाउंट हमने इंटरचेंज कर दिया, यानी कि 100x चला गया 10% पे, और 100y आ गया 12% पे।
ठीक है, तो चीज़ें उल्टी हो जाएंगी, यानी कि x की जगह y आ जाएगा, y की जगह x आ जाएगा, लिख दो इसको। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 12y और दिस विल बी 10x। x के नीचे x लिखा है ताकि हमारे लिए चीज़ें समझने में आसान हो, दैट इज वाई। और अमाउंट कितना हो जाए, 8 रुपीज़ ज़्यादा हो जा रहा है, तो 268 हो जा रहा है, अमाउंट टू 268। क्या ये बात क्लियर है? और दिस इज द इक्वेशन। अब एक काम हम ये कर सकते हैं कि दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर दें। ऐड करने से बेनिफिट क्या होगा, ऐड करने से हमारा बेनिफिट ये होगा कि 12 प्लस 10 22 हो गया, 22x और 22y हो गया, यानी 22 टाइम्स x प्लस वाई की वैल्यू आ गई हमारी 528। 528 ओके, ठीक है, क्या बात क्लियर है? तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, क्या 22 से मल्टीपल होगा, हाँ 22 से 2 टाइम्स जाएगा 44, फिर बचा 88, तो 4 टाइम्स जाएगा, यानी कि x प्लस वाई इज 24, यानी कि टोटल अमाउंट हमारा 24,000 है। बट क्वेश्चन में टोटल अमाउंट तो हमसे 2400 है, बट क्वेश्चन में टोटल अमाउंट तो हमसे पूछा नहीं है। क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, पूछा है कि अमाउंट इन्वेस्टेड 12% क्या होगा। तो x प्लस वाई की वैल्यू जैसे ही 24 हमने निकाल ली, तो इसके बाद हमें क्या पता है, किसी भी इक्वेशन में यूज कर लो, 12x प्लस 10y है, 12x प्लस 10y है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 10x प्लस 10y, दैट इज 260। और 10x प्लस 10y क्या हो जाएगा, 10 टाइम्स x प्लस वाई, और x प्लस वाई है 24, तो दिस विल बी 240। तो 2x प्लस 240 इज इक्वल टू 260, यानी कि यहाँ से x इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, और जैसे ही x इक्वल टू 10 आ गया तो y इज इक्वल टू आ गया 14। और हमारा अमाउंट इन्वेस्टेड है 12% कितना है, दैट इज x। वो अमाउंट तो x है जो कि 12% पे इन्वेस्टेड है, इजंट इट सो? दैट अमाउंट इज x, जिसको कि हमने 12% पे इन्वेस्ट किया है। तो 100x है, यानी कि हमारा अमाउंट आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 100x, दैट इज इक्वल टू 1000 रुपीज। ऑप्शन ए। 1000 को 12% में इन्वेस्ट किया है, 120 मिल जाएगा इंटरेस्ट, और दूसरा 14,000 को किया है 10% पे, तो 140 मिल जाएगा। ठीक है, 140 मिल जाएगा, तो दैट टोटल अमाउंट आ जाएगा 260। क्या बात कह रहे हैं, आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन ए 1000 रुपीज। अमाउंट इन्वेस्टेड एट 12% पर एनम इज 1000 रुपीज। इज दैट पार्ट क्लियर? ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को, ये जो इक्वेशन हमने स्टार्ट में लिखा है, इसको सॉल्व करने का एक और मेथड देखते हैं, जो ऑलरेडी मैंने एक बार और डिस्कस किया है पहले, क्योंकि ऐसा सिमिलर क्वेश्चन, उसका शायद लैंग्वेज थोड़ा डिफरेंट था, एग्जैक्टली सिमिलर तो नहीं था बट सिमिलर था। जब भी कभी ऐसी कोई क्वेश्चन मिले तो एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का, कई बार वैसे भी सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज ये तरीका तो है ही है, वैसे भी समझ लेते हैं। 10x प्लस 12y इज इक्वल टू 268। ओके, अब देखो हमने क्या किया है, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन में, और ये दूसरा वाला तरीका सिर्फ तब काम कर रहे हैं जबकि हम चीजें इंटरचेंज कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि टोटल सम जो हमारा है वो सेम रहेगा। यहाँ पे 12 प्लस 10 कितना है, 22 है, यहाँ भी 22 है, टोटल चीजें सेम है, बातें सेम हो रही है। बाकी तरह से भी काम करेगा, बट उसको हम जब अलजेब्रा में चीजें डिस्कस करेंगे तो भी समझेंगे। ठीक है, सो 12x है प्लस 10y है, तो हमारा क्या हो रहा है, x में कितना डिग्रीज आ रहा है, 2 का डिग्रीज आ रहा है, x में 2 का डिग्रीज आ रहा है, इजंट इट सो? और y में 2 का इंक्रीज आ रहा है, और जब x में 2 का डिक्रीज आ रहा है तो ओवरऑल जो हमारा सम है वो कितने से बढ़ जा रहा है, 8 से इंक्रीज कर जा रहा है। x में 2 डिक्रीज हो रहा है, y में इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो x का तुमने 2 वैल्यू दे दिया, किसको, y को दे दिया। इंटरचेंज करने का यही मतलब तो हुआ। तो बेसिकली जहां पे इंटरचेंज कर रहे हैं वहां पे ये बातें काम करती हैं स्ट्रेट अवे, बिकॉज हमने क्या किया, x का वेटेज 2%, यही तो किया हमने, x का 2% y को दे दिया। कैसे दे दिया, पहले हमारा x अमाउंट जो था 100x अमाउंट था, उस पर 12% लग रहा था, 100y पे लग रहा था 10%। हमने कहा नहीं, अब 100x पे करेंगे सिर्फ 10%, 100y पे करेंगे 12%, तो 2% उठाया 100x का और वो y पे लगा दिया, यही तो हुआ। या फिर हमने अमाउंट को रिप्लेस किया, बट क्या अमाउंट को रिप्लेस करना या ये बात कर देना दोनों सेम नहीं है, कि हमने क्या किया, 10% रहने दिया x का, x के पास 2% x का उठाया और y को दे दिया। ठीक है, तो इक्वेशन में क्या आया, 2 का डिक्रीज आया x के लिए कोफिशिएंट में, और टोटल अमाउंट हमारा 8 से बढ़ गया। ठीक है, अब जैसे हमने 2 का डिक्रीज करके 8 बढ़ा दिया वहां पे, तो ऐसे हम पूरा डिक्रीज कर दें ताकि x पूरी तरह से खत्म हो जाए, जीरो हो जाए, x को जीरो कर देते हैं और सिर्फ y बचेगा और फिर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो जब हमने x में 2 का डिक्रीज किया है तो y, तो टोटल सम में हमारा इंक्रीज आया है 8 का, x में पूरा 10 का डिक्रीज मार देते हैं, जो कि होगा 5 टाइम्स, जो कि होगा 5 टाइम्स। तो यहाँ पे भी हमारा 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि प्लस 40 का इंक्रीज आ जाएगा, तो टोटल अमाउंट आ जाएगा 308। अब x हो गया 0x हो गया, बट y में कितना इंक्रीज आएगा, 10 का डिक्रीज यहाँ पे हुआ है तो यहाँ पे 10 का इंक्रीज आ जाएगा, तो y हो जाएगा 22y, तो 22y इज इक्वल टू 308। और यहाँ से काटा पीटी मचा दोगे तो आ जाएगा 1 टाइम्स जाएगा और फिर 4 टाइम्स जाएगा, तो y हमारा 14 आ गया। क्या ये बात क्लियर है, y स्ट्रेट अवे 14 आ गया और फिर पुट करके x की वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे। इज दैट पार्ट क्लियर? तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
Mansi deposited rupees 2250 and rupees 1250 in banks X and Y respectively. बैंक X क्या कर रहा है? बैंक X is given 2% more rate of interest, rate of simple interest per annum. X जो है 2% ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा है. Total interest that she earned in 4 years from banks X and Y together is rupees 852. 4 years में कितना मिल रहा है इंटरेस्ट? rupees 852. Find the rate of interest per annum given by bank X. ओके, पूरा क्वेश्चन हमने पढ़ा. सबसे पहली चीज हमने देखी, टोटल इंटरेस्ट है 4 years में rupees 852. तो यहाँ से 1 ईयर का इंटरेस्ट हमारा निकल आएगा. सबसे पहला काम यही करते हैं, 1 ईयर का इंटरेस्ट निकालते हैं. तो सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर फ्रॉम बोथ द बैंक्स टुगेदर दैट विल बी 852 बाई 4 एंड हेंस 213 रुपीज. 213 रुपए हमारा 213 रुपीज हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया 1 ईयर का फ्रॉम बोथ द बैंक्स टुगेदर. बैंक एक्स में डिपॉजिट किया है 2250 रुपीज, बैंक वाई में डिपॉजिट किया है 1250 रुपीज. दैट इज प्रिंसिपल. और एक्स दे रहा है 2% मोर इंटरेस्ट. तो अगर वाई दे रहा है आर परसेंट तो एक्स दे रहा होगा कितना? एक्स दे रहा होगा आर प्लस 2%. ठीक है, आर प्लस 2% दे रहा होगा. क्या ये पार्ट क्लियर है? तो 1 ईयर में कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा? 1 ईयर में कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा भाई? प्रिंसिपल है 2250, तो 1% कितना होगा इसका? 22.5 होगा. 22.5 होगा. तो 1 ईयर में इंटरेस्ट मिलेगा 22.5 इंटू आर प्लस 2 प्लस यहाँ पे होगा 12.5 1% है इंटू आर, तो 12.5 आर. दैट सम आ जाएगा 22.5 आर प्लस 12.5 आर. तो 22 प्लस 12 34 प्लस 1 35 आर प्लस 22.5 इंटू 2 यानी कि 45. तो 35 आर प्लस 45 एंड दैट इज इक्वल टू 230. ठीक है, अगर तुम चाहते तो ये भी कर सकते थे, पूरा 4 साल में ही कैलकुलेट कर लेते कि बजाय, क्योंकि फिर 4 साल में कैलकुलेट करने में एक आसानी क्या हो जाती कि हमारा 22.5 आ रहा है 1 ईयर का वैल्यू 1% का. 4 साल के लिए 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा इंटू 4 यानी 90 आ जाएगा. तो सारी वैल्यूज इंटीजर में आती है स्ट्रेट अवे. ठीक है, हालांकि वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है. तो 35 आर प्लस 45 आ गया हमारा 213 रुपीज. कुछ गड़बड़ किया है क्या? नहीं, ठीक तो है. ठीक है, 213 आ गया. तो यहाँ से 35 आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 213 माइनस 45 यानी 200 माइनस 32 दैट इज 168. 7 से जाएगा ये 5 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे 7 2 14 24 बचेगा, यानी कि आर परसेंट की वैल्यू आ जाएगी 2455 विच इज 4.8% पर एनम. तो हमारा आर परसेंट आ गया 4.8% पर एनम. ठीक है, अगेन जल्दबाजी करोगे तो फट से मार्क कर दोगे. बट क्वेश्चन ने क्या पूछा है? क्वेश्चन ने पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम गिवन बाई बैंक एक्स. बैंक एक्स ने कितना दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम? तो बैंक एक्स ने दिया है आर प्लस 2%, यानी हमें आर प्लस 2 की वैल्यू बतानी है. दैट विल बी 6.8%. 6.8% ऑप्शन डी. एक और तरीका होता है ऐसी गलतियां मिनिमाइज करने का या अवॉइड करने का, कि जब तुम स्टार्ट में एज्यूम कर रहे थे उस समय ही तुम ये काम कर रहे थे कि बजाय आर प्लस 2 और आर मानने के, क्योंकि हमें ये तो पता है कि एक्स का इंटरेस्ट रेट 2% ज्यादा है, बट हम इंस्टेड ऑफ आर प्लस 2 और आर मानने के ये भी एज्यूम कर सकते थे कि हम मानते कि बैंक एक्स दे रहा है आर परसेंट, क्योंकि हमें आंसर आर का निकालना, मतलब एक्स के लिए निकालना है, एक्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, और वाई में मान लेते आर माइनस 2%. इससे ये होता है कि जैसे ही तुम्हारा आर का वैल्यू निकल आता तो उसके बाद में वही हमारा आंसर हो जाता है स्ट्रेट अवे. ठीक है, तुमको बाद में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती. तो ये काम भी स्टार्ट में किया जा सकता था. क्या ये बात अप्रिशिएट कर पाओ कि मैं स्ट्रेट अवे एक्स के लिए वैल्यू आर परसेंट मान लेते, वाई के लिए आर माइनस 2 मान लेते. दोनों बातें एक ही है. एक्स का 2% बढ़ा दो या वाई का 2% घटा दो, डिफरेंस तो 2% ही आएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. अ बैंकर लेंड्स रुपीज 6000 एट सिंपल इंटरेस्ट टू अ कस्टमर. एक बैंकर है जिसने कितना अमाउंट दिया है? रुपीज 6000 दिया है, सिंपल इंटरेस्ट दिया है, एक कस्टमर को दिया है. रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर इज आर परसेंट. पहले साल का इंटरेस्ट है आर परसेंट. आर प्लस 2% सेकंड ईयर का है, आर प्लस 4% थर्ड ईयर का है, और ऐसे ही बढ़ता जा रहा है हर एक ईयर में ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा. एट द एंड ऑफ 7th ईयर कस्टमर को टोटल अमाउंट पे करना पड़ता है रुपीज 12300 टू बैंक टू क्लियर हिज अकाउंट. तो यू हैव टू फाइंड द रेट परसेंट आर की वैल्यू क्या होगा. 6000 रुपीज इनिशियली लोन पे दिया है बैंक में. बैंक ने 7th ईयर के एंड में टोटल अमाउंट सारा पे किया है, दैट इज 12300. तो लोन है हमारा 6000 का, पे करना पड़ा है 12300. तो इंटरेस्ट कितना पे किया है? सिंपल इंटरेस्ट टोटल कितना पे किया है? दैट इज 6300 रुपीज. डिफरेंस इनका इंटरेस्ट चार्ज इजंट इट सो, दैट इज 6300 रुपीज. प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, वैल्यू आ गई उसकी. ठीक है, अब इंटरेस्ट हर साल का देखना है कितना कितना पे किया है, हर ईयर में कितना कितना पे किया है. तो पहले ईयर में पे किया है आर परसेंट, फर्स्ट ईयर में है आर परसेंट.
सेकेंड ईयर में है आर प्लस 2%, थर्ड ईयर में है आर प्लस 4%, फोर्थ ईयर टोटल 7th ईयर तक है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड 7th, फोर्थ में है आर प्लस 6, फिर आर प्लस 8, आर प्लस 10 एंड आर प्लस 12। क्या ये हमारा एक एपी नहीं बन रहा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं फॉर्म हो रहा है हर ईयर के इंटरेस्ट का? तो हम इसकी एवरेज वैल्यू लेके डायरेक्टली कैलकुलेट कर लें, या तो सारे के सारे परसेंटेज को ऐड करें इंडिविजुअली, ठीक है। बट बेटर अप्रोच क्या होगा कि हम इसका एवरेज ले लें, मिडिल वैल्यू ले लें और मल्टीप्लाई कर दें किससे, टोटल 7 टर्म्स है, 7 टर्म से 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एवरेज आ रहा है हमारा आर प्लस 6 जो मिडिल वैल्यू है, आर प्लस 6 इज एवरेज, इंटू 7 कर दो, इंटू 7 कर दोगे, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 7 इंटू आर प्लस 6%, दैट इज टोटल इंटरेस्ट। और ये टोटल इंटरेस्ट लग किस पर रहा है, प्रिंसिपल पे लग रहा है, तो ऑफ 6,000 रुपीज, ये हमारा टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा, और जिसकी वैल्यू कितना है 6300। ओके, तो 6,000 रुपीज है, इसका 1% होगा 60, तो 60 इंटू 7 इंटू आर प्लस 6, दैट विल बी इक्वल टू 6300। तो एक जीरो से गया ये जीरो, और फिर 7 से काटोगे यहाँ पे बचेगा 90, 6 से बचेगा 15, आर प्लस 6 इज इक्वल टू 15 आ गया, यानी कि आर परसेंट इज इक्वल टू 9%, 9% हमारा वैल्यू आ जाएगा आर का। ऑप्शन सी विल बी द आंसर। क्या बात क्लियर है? ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। भाई कोई ये भी हो सकता है किसी ने सोचा हो तो कि तुमने हर ईयर का इंटरेस्ट निकाल लिया हो, तो वो भी एपी में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी सोच सकते थे कि हमने पहले ईयर का इंटरेस्ट निकाला, 6,000 का 1% है 60, तो पहले ईयर का इंटरेस्ट आ जाएगा 60 आर, सेकेंड ईयर में आ जाएगा 60 आर प्लस 120, थर्ड ईयर में 60 आर प्लस 4 इंटू 60 यानी 240, फोर्थ ईयर का आ जाएगा 60 आर प्लस 360 एंड सो ऑन, और एवरेज वैल्यू हमारी आएगी फोर्थ ईयर की, ठीक है। तो 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे इस वैल्यू को, एक ही बात है, 7 इंटू 60 आर प्लस 60 इज इक्वल टू 6300, तो उससे कैलकुलेट कर लोगे, वहां से भी आर तो 90% आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ठीक। अच्छा, एक छोटी सी बात और कि देखो यहाँ पे हमें पता है कि पैटर्न जो है हमारा वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म हो रहा है, पैटर्न में हमारा एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म हो रहा है, और अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म हो रहा है तो जो हमारा इंटरेस्ट मिलेंगे, सिंपल इंटरेस्ट मिलेंगे, वो सारे के सारे क्या है, एक एपी में है, एक एपी में है। तो हमने जैसे एवरेज लिया यहाँ पे, क्या एवरेज लिया हमने, हमने एवरेज का क्या कुछ गिरा क्या, एक सेकंड, तो हमने एवरेज लिया है 60 आर प्लस 360 हुआ एवरेज हमारा, या फिर यहाँ पे देखा तो आर प्लस 6 हमारा एवरेज हुआ, ठीक है। तो जैसे हमने एवरेज लिया है इन वैल्यूज का, वैसे ही टोटल सिंपल इंटरेस्ट हमारा है 6300, तो वहां भी हम एवरेज ले सकते हैं, यहां भी तो एवरेज ले सकते हैं कि टोटल 7 ईयर्स का हमारे इंटरेस्ट मिला है 6300, तो इसका एवरेज कितना होगा 6300 डिवाइड बाई 7, ठीक है। तो 6300 डिवाइड बाई 7 ये एवरेज वैल्यू आएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू 60 इंटू आर प्लस 6, या फिर 60 आर प्लस 360, और ये वैल्यू आ गया हमारा 900, एंड दैट इज 60 आर प्लस 360। तो यहाँ से स्ट्रेट अवे हमारी आर की वैल्यू आ गई 9%। बात एक ही है, बस थोड़ा सा बता रहा हूँ ताकि चीज़ें हम और बेटर तरीके से कनेक्ट कर सकें और बेहतर तरीके से समझ सकें। बाकी कैलकुलेशन में कोई ऐसा अंतर नहीं, हमने किया यही सेम चीज़ है, बट करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, 1-2 सेकंड बच जाता है इससे, और सेकंड बचने की बात नहीं है, बट अंडरस्टैंडिंग की बात है कि हम जब इन चीज़ों को ऐसे ऐसे समझना शुरू करते हैं, अलग अलग पर्सपेक्टिव से एक ही चीज़ को देखना शुरू करते हैं, तो हमारे कनेक्शंस बेटर इस्टैब्लिश होते हैं, हम चीज़ों को और बेटर तरीके से समझ पाते हैं। इसलिए छोटी छोटी बातों को बार बार समझना, जैसे तुमने किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने के बाद में और देखो, और कई बार थोड़ा टाइम उसको दो क्वेश्चन को, अगर अच्छा क्वेश्चन था कि और हम इस क्वेश्चन में और क्या कर सकते थे, और क्या एनालाइज कर सकते थे, सॉल्व तो तुम कर चुके हो, सही आंसर भी तुम्हारा आ गया, वेल एंड गुड, बट क्या कोई और तरीका हो सकता था जिससे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते, क्या कुछ और एनालिसिस हो सकती है इस क्वेश्चन में जो तुमको दिखाई पड़ रही है बट तुमने अभी की नहीं है, उस एनालिसिस को भी कंप्लीट कर दो, किसी और क्वेश्चन में तुम्हें वो चीज हेल्प करेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, Majnu borrowed a sum of rupees 6300 from Uday at the rate of 14% for 3 years. मजनू ने उदय से एक अमाउंट बोरो किया है रुपीज 6300 का एट द रेट ऑफ 14% फॉर 3 years. He then added some more money to the borrowed sum and फिर इसने दे दिया, लेंट कर दिया टू राजीव एट द रेट ऑफ 16% ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेम टाइम। 14% में बोरो किया, दे दिया 16% पे, कुछ अमाउंट लिया है इसने उदय से और कुछ अमाउंट अपने एंड पे ऐड किया है, कितना ऐड किया है वो हमें नहीं पता, कितना लिया है उदय से वो पता है। और मजनू को इससे बेनिफिट क्या हुआ, मजनू गेन रुपीज 618 इन द होल ट्रांजैक्शन, देन व्हाट सम डिड ही लेंड टू राजीव, राजीव को कितना अमाउंट उसने दिया होगा। ओके, तो हमें फाइनली ये पता है कि कितना इंटरेस्ट मिला है 3 years में, 3 years में कितना इंटरेस्ट मिला है ये वैल्यू तो हमें पता है,
दैट इज ₹618। ओके, अच्छा उदय से कितना लिया है अमाउंट, ये भी हमें पता है। उदय से लिया है 14% पे 6000, और फिर ये अमाउंट दिया है 16% पे, यानी कि यहाँ पे बेनिफिट कितना होगा, जितना भी अमाउंट उदय से लिया है, भाई उदय से लिया है 14% पे मजनू ने, और फिर दिया है राजीव को 16% पे। तो उदय से लिए हुए अमाउंट में 14% तो पे करना पड़ेगा मजनू को वापस, ठीक है, 14% वापस पे करना पड़ेगा, लेकिन 2% का हो जाएगा प्रॉफिट। जो 2% है दिस इज प्रॉफिट, यही तो गेन है, यही तो गेन है। लेकिन जो मजनू ने अपने एंड पे अमाउंट ऐड किया है, उस पे तो पूरा का पूरा प्रॉफिट मजनू को ही मिलने वाला है, वो कहीं पे नहीं करना है, वो कहीं पे भी पे नहीं करना है। तो 2% ऑफ द अमाउंट टेकन फ्रॉम मजनू इज द गेन, एंड 16% ऑफ द अमाउंट दैट मजनू एडेड विल बी द गेन एज वेल। ठीक है, तो दोनों का प्रॉफिट परसेंट, दोनों का हमें गेन निकालना है, उसको ऐड करना है और उसको समेट करना है 618 के बराबर 3 ईयर्स में। तो अगर 3 ईयर्स में 618 है तो 1 ईयर का गेन कितना हो जाएगा, 1 ईयर का गेन हो जाएगा 618/3, यानी कि 206 रुपीज। ठीक है, 6300 का 1% है 63, और गेन हो रहा है 2% का, तो 63 इंटू 2 दैट विल बी द गेन, प्लस जो अमाउंट अपने एंड से मजनू ने मिलाया है, हमें अमाउंट पता नहीं है, ठीक है, बट उस पर भी कुछ गेन होगा। ठीक है, तो अगर वो अमाउंट लेटर से 100x था और R% मिलाया था, ठीक है, R% मिलाया था, एक सेकेंड 16% मिल रहा है ना, 16% इस पर मिल रहा है टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट, या 16% का यहाँ पे गेन हो रहा है, 100x है, तो 1 ईयर में कितना हो जाएगा, 16x हो जाएगा इंटरेस्ट, तो प्लस 16x दैट विल बी द प्रॉफिट, और टोटल वैल्यू आ रहा है 206 के बराबर। ये 100x ऐड किया है जो अमाउंट, उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, 63 इंटू 2 तो बेनिफिट हो गया जो कि उदय से बोरो किया था, दिस इज 126, तो 16x की वैल्यू आ जाएगा 80, तो x यहाँ से आ जाएगा इक्वल टू 5, और जैसे ही x इक्वल टू 5 आ गया, 100x यानी कि 500 रुपीज ऐड किया है अपने एंड पे, तो 6300 प्लस 500 आंसर आ जाएगा 6800, 6800 विल बी द आंसर। क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, आंसर आ जाएगा 6800। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Sandeep invested 1/8 of a certain sum at 5% per annum simple interest and 3/5 of the sum at 6% per annum and rest at 10% per annum. Amounts were invested for a period of 2 years. If total interest received is ₹1674, then find the total sum. Total sum की वैल्यू क्या होगी? टोटल इंटरेस्ट मिला है हमें ₹1674 का, और टोटल टाइम पीरियड कितना है हमारा, 2 ईयर्स का है। तो सबसे पहले सारे के सारे इंटरेस्ट को एक ईयर में ले आओ, तो सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर विल बी 1674/2, विच इज 837 रुपीज, 837 हो गया। ठीक है, इन्वेस्ट किया है 1/8 5% पे, डिनोमिनेटर में आ रहा है 8, सेकंड पार्ट है 3/5 इन्वेस्ट किया है, डिनोमिनेटर में आ रहा है 5, और बचा हुआ इन्वेस्ट किया है 10% पे। तो 8 और 5 का एलसीएम ले लिया हमने, 40 मान लिया अपना टोटल वैल्यू, टोटल अमाउंट जो कि इन्वेस्ट किया है 40 यूनिट्स है। अगर 40 है तो 1/8 कितना होगा, 1/8 हो जाएगा 5, यानी कि 5 यूनिट्स इन्वेस्ट किया है 5% पे। 3/5, 1/5 कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाता है 8, 3/5 हो जाएगा 8 इंटू 3 24, 24 इन्वेस्ट किया है 6% पे, बच कितना गया, 5 + 24 इज 29, 11 बच गया, तो 11 जो बच गया दैट इज इन्वेस्टेड एट 10%। क्या मतलब रेशियो आ गया 5:24:11। ठीक है, अब क्योंकि अमाउंट्स की वैल्यूज हैं, अमाउंट्स की वैल्यू हमें अल्टीमेटली परसेंटेज लेना है, तो इनको मान लो 500, 2 जीरो ऐड कर दो ताकि आसानी हो जाए। ठीक है, यहाँ भी 2 जीरो ऐड कर दिए, तो 4000 हमारा टोटल अमाउंट था, 500, 2400, 1100 का हम लेंगे 5%, 6% और 10%। ओके, तो 500 का 5% कितना होगा, 5 इंटू 5 25 हो जाएगा, 2400 का 6% 24 इंटू 6 144 हो जाएगा, और 1100 का 10% दैट विल बी 11 इंटू 10 110 हो जाएगा। टोटल अमाउंट ये हमारा हो गया 25 + 144 + 110 दैट इज 254 + 29 279, तो 279 यूनिट्स हमारा टोटल हो गया है सिंपल इंटरेस्ट, और इसी की वैल्यू हमें गिवन है दैट इज 837। क्लियरली 3 टाइम्स जा रहा है, 3 टाइम्स जा रहा है। ठीक है, 3 टाइम्स जा रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 3। क्वेश्चन में क्या पूछा है, टोटल सम कितना होगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 हो गई, टोटल हमारा है 4000, तो 4000 इंटू 3 12,000 रुपीज मस्ट हैव बीन इन्वेस्टेड, दैट विल बी द आंसर ऑप्शन बी। तुम चीज़ों को इजीली समझना शुरू कर दो ना, और इजीली जैसा क्वेश्चन डिमांड कर रहा है उस हिसाब से वैल्यूज पुट अपने एंटर करना शुरू कर दो, तो चीज़ें तुम्हारी बहुत आसान हो जाती है।
कैलकुलेशन भी बहुत आसान हो जाती है, समझ में भी आना बहुत आसान हो जाता है। समझ पा रहे हो कि पहले हमने क्या किया, पहले हमने 8 और 5 कैल्शियम लेके 40 मान लिया टोटल हमारा प्रिंसिपल। बाद में हमने देखा कि वैल्यूज का रेशियो आ रहा है 5, 24, 11। इसके बाद में हमने देखा हमें परसेंटेज लेना है, तो हमने सबको 100 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, सो दैट हमारा परसेंटेज लेना है, कैलकुलेशन और आसान हो जाए। क्लियर है? और फिर बाद में कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, ताकि चीज़ें बिल्कुल आसान रहे, कहीं पे भी हमें मुश्किल तरीके से कैलकुलेशन में अपना ना फंसना पड़े, कहीं पे अननेसेसरी जरूरत जिस कैलकुलेशन की है वो कैलकुलेशन करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीरज बोरोज ₹6,000 फ्रॉम बैंक एट सिंपल इंटरेस्ट। 6,000 बोरो किया है बैंक से सिंपल इंटरेस्ट पे। 4 years के बाद में, आफ्टर 4 years, he paid ₹2,500 to the bank, and at the end of 5 years from the rate of borrowing he paid ₹4,875 to settle the account। तो 4 years के बाद पे किया है 2,500, और फिर एक साल और बाद में, क्योंकि स्टार्ट से 5 years के बाद में है, यानी कि एक साल और बाद में ही इज पेइंग ₹4,875 टू सेटल द अकाउंट। वी हैव टू फाइंड द रेट % पर annum। पॉज करके सॉल्व करो अपने एंड पे। बोरो किया है 6,000 और टोटल अमाउंट पे कितना किया है 2,500 प्लस 4,875। दिस इज टोटल अमाउंट पेड। ठीक है, टोटल अमाउंट पेड है 2,500 प्लस 4,875, so that will be 4,800 plus 2,500, 7,300, 7,375 रुपीज। ये टोटल जो अमाउंट है पे किया है, इसमें से प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट कर दो 6,000, बचा हुआ अमाउंट हमारा इंटरेस्ट है 1,375 रुपीज, दैट इज अवर इंटरेस्ट। ये टोटल इंटरेस्ट पे किया है। 6,000 रुपीज है इनिशियल हमारा प्रिंसिपल, इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा कब तक, फर्स्ट 4 years में, फर्स्ट 4 years में। ठीक है, फर्स्ट 4 years में कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट इस पे। बट इसके बाद में क्या हुआ, 4 year के बाद में 2,500 अमाउंट पे कर दिया है बैंक को। जितना अमाउंट पे किया होगा उतना अमाउंट हमारा प्रिंसिपल में से डायरेक्ट होगा हमेशा, ये बात मैंने बार बार बताया, प्रिंसिपल में से डायरेक्ट होगा। ठीक है, सो लास्ट ईयर में प्रिंसिपल बच जाएगा हमारा 6,000 माइनस 2,500, तो अमाउंट बच रहा है हमारा 3,500। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट R% मान लेते हैं। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा R% है, तो पहले 4 years में क्या है 61% कितना है 60 है। 4 years में कितना होगा, एक ईयर में है R%, तो 4 years में हो जाएगा 4R%, 4R इंटू 60, ये तो वैल्यू होगा टोटल सिंपल इंटरेस्ट का फॉर द फर्स्ट 4 years। और लास्ट ईयर में 3,500 टोटल प्रिंसिपल है, एक ईयर का ही है, तो 35 हमारा 1% है, 35 इंटू आर टोटल आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट फॉर द लास्ट ईयर। और टोटल अमाउंट आया हमारा 1,375 के बराबर। पहले 4 years में क्या होगा, 60 इज 1%, R% इंटरेस्ट है एक ईयर का, 4R% हो जाएगा 4 years का, 60 इंटू 4R। लास्ट ईयर में क्या है 1 year है, तो R इंटू 1%, यानी कि R% हो जाएगा वैल्यू, 1% इज 35, तो 35 इंटू आर, दैट विल बी सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो 60 इंटू 4 आ गया 240 प्लस 35, 275 R इज इक्वल टू 1,375। यहाँ भी 5 आ रहा है, यहाँ भी 5 आ रहा है, तो प्रॉबेबली 5 टाइम्स ही है। 275, 270 का 5 टाइम्स कितना होगा 1,350, 5 का 25, तो 1,375, यस 5 टाइम्स ही जा रहा है, तो R% हमारा आ गया 5% पर। ऑप्शंस वैसे भी दिए थे, बट ऑप्शन ना भी दिए होते तो कोई दिक्कत नहीं थी। रेट % हमारा आ जाएगा 5% पर नाउ, ऑप्शन बी। क्या पार्ट क्लियर है? ठीक, सो हमारा रेट % विल बी 5% पर। ओके, तो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस इन द सिंपल इंटरेस्ट इन दिस सेशन। ठीक है, इतना ही रखते हैं आज के सेशन में, और नेक्स्ट सेशन से विल बी स्टार्टिंग कंपाउंड इंटरेस्ट। आई बिलीव इस सेशन में जो भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, इससे पीछे भी जो क्वेश्चन डिस्कस किए, पूरा वैरायटी हमने अच्छा खासा वैरायटी कवर किया है सिंपल इंटरेस्ट पे, तो तुम्हें चीज़ें समझ में आई होंगी और सेशन बहुत पसंद आया होगा, सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। किसी भी क्वेश्चन पे डाउट रहता है तो मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट। अगर सेशन पसंद आया तो अपना अप्रिशिएशन और फीडबैक भी जरूर से जरूर देना है, फ्रेंड से भी जरूर शेयर करना है, और अगर तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर से कर लेना। सेशन को लाइक जरूर करना है अगर पसंद आया सेशन तो। एंड एडिशनली यू कैन ऑल्सो join the Telegram channel Mathological. You can also message me on Telegram at ADITYAKT for any queries or questions. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर सिंपल इंटरेस्ट। बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।